I've switched 2 companies. 1.5 साल से कम के टाइम पे आपने 3 जॉब की है, ठीक है? Right. तो आपने क्या एक इमरजेंसी फंड बना के रखा है? No. व्हाई नॉट? अब जो आपने जो लोन की बात कर रहे हो वो वाले लोन्स आपने कब लिए थे? एक लोन है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए लिया था, मतलब एज मतलब लोन लिया और पैसे क्रिप्टो में डाल दिए। अच्छा, अब आने वाले टाइम में 3 बड़े-बड़े खर्चे आने वाले हैं। अभी इमरजेंसी फंड भी रेडी नहीं हुआ है, तो ये एक्सपेंसेस के लिए मैं पैसे कैसे, क्या शुड आई लोन देम आउट? लोन लोगे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे जॉब मार्केट में, क्योंकि आपकी जॉब सिक्योर भी नहीं है इतनी, नहीं है। तो आपको क्यों एक और लोन लेना है? मैं एक सोल्यूशन देना चाहूँगा इसका। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हमारे साथ है 27-year-old मेहुल, जो करेंटली डोंबिवली में रहते हैं और वो एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप में काम करते हैं। हाय मेहुल, क्या हाल? वेलकम टू द शो। हाय अंशुमन, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। अभी आप करते क्या हो? अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। ओके, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग इन दिस कंपनी? आई जॉइंड इन February. February यही Yeah, साल? yes, 2 months back. And was this like your first gig in the crypto economy? No, I started working in this space in December 2021. Since then I've switched 2 companies. मतलब 1.5 साल से कम के टाइम पे आपने 3 जॉब की है, ठीक है? Right. तो आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपकी करंट इनकम कितनी है? अभी 2 लाख रुपीस पर मंथ। और उसके पहले जो फर्स्ट कंपनी थी उसमें कितना था? वहाँ पे एज अ टेस्टर जॉब करता था। अच्छा। तो वहाँ पे 38,000 थी। तो आप इस घर में रेंट में रहते हो, यस, इसका रेंट कितना है? इसका रेंट है 13,000। तो आप खाना वगैरह खुद बनाते हो कि कोई हेल्प वगैरह आती है? जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुक कर लेता हूँ, बट मोस्टली बाहर से ही खाता हूँ। तो बाहर से खाने का कॉस्ट कितना है आपका ऑन अ मंथली बेसिस? 17-18,000। और घर के जो ग्रोसरीज वगैरह होते हैं उस पर कितना स्पेंड करते हो आप? उसमें बहुत कम खर्चा है क्योंकि घर में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। ओके, जो आपकी जॉब है उसमें क्या आपको रेगुलरली जाना पड़ता है ऑफिस वगैरह? नहीं, हमारा ऑफिस नहीं है, कंप्लीटली रिमोट है? कम्प्लीटली रिमोट। ठीक है, तो आपका फिर बाद में मंथली ट्रैवलिंग और कम्यूट में कितना खर्चा होता है? मंथली अराउंड 4 to 5,000 फॉर फ्यूल, 4 to क्योंकि मैं राइड्स पे जाता हूँ। तो आपकी कौन सी बाइक है? एक्सपल्स। एंड डिड यू बाय इट बाय टेकिंग अ लोन कि कैश में खरीदा था आपने? नहीं, उस टाइम ऐसा था कि 75 के आसपास मैंने कैश दिया था हाँ, और बाकी का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था, तो जिसको अच्छा। मैंने वो फिर एक क्रेडिट कार्ड का दूसरे क्रेडिट कार्ड से भर के नेक्स्ट 2-3 महीने में रीपे किया था वो। उसके बाद शॉपिंग वगैरह करते हो आप हर हाँ, महीने? शॉपिंग करता हूँ अराउंड 10-12,000 अ मंथ। आप मूवी वगैरह, बाहर जाना, वो सब हैंगिंग आउट में कितना खर्चा है महीने? मूवीज़ नहीं पसंद मेरे को, तो अच्छा। मूवीज़ का ज़ीरो एक्सपेंस है। ओके, गोइंग आउट में अराउंड अगेन 15। उसके बाद और क्या है? मम्मी पापा को पैसे भेजते हो आप? हाँ, 20,000 भेजता हूँ हर महीने। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपका हर महीने कितना खर्च हो रहा है? 80 to 90 हो जाता है 80 total। to 90,000, हाँ। ठीक है। तो अभी मुझे जानना है कि दिसंबर 2021 से अभी अप्रैल 2023 के बीच आपने 3 जॉब की है, मतलब 1.5 साल से कम के टाइम पे आपने 3 जॉब की है, ठीक है? Right. सो आई कैन सेंस दैट द इकोनॉमी इन विच यू आर ऑपरेटिंग Mhm. इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, Correct. राइट? तो आपने क्या एक इमरजेंसी फंड बना के रखा है सबसे पहला? No, व्हाई नॉट? my first priority is to be debt free। तो जो भी लोन्स है मैं पहले वो उतारना चाहता हूँ, बाद में मैं फिर इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए ट्राई करूँगा। अब जो आपने जो लोन की बात कर रहे हो कि मुझे डेट फ्री होना है, ठीक है, वो वाले लोन्स आपने कब लिए थे? एक लोन है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए लिया था, मतलब एज मतलब लोन लिया और पैसे क्रिप्टो में डाल दिए अच्छा, क्योंकि इन्वेस्ट करना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने लाख लोन लिए थे आपने? 2 लाख का। ये कब की बात है? ये है जनवरी 2022। तो मतलब एकदम राइट बिफोर द क्रैश हैड स्टार्टेड इन मई 2022। राइट। आपने एक प्रॉफिट बनाया उसमें कुछ? इसमें ओवरऑल मैंने लूज ही किए हैं। डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू टेक अ लोन एंड इन्वेस्ट? लाइक वुड यू डू दैट अगेन? नो, ओके, कितना इंटरेस्ट था उस टाइम पे? अराउंड 13%। आप प्लीज़ कभी लाइफ में मत करना ये चीज़, ठीक है? लोन लेके, और कोई भी इन्वेस्ट मत करो लोन लेके। इट डज नॉट मेक सेंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट अ फिक्स्ड रिटर्न ऑफ मोर देन 13%। अगर आज के दिन आपको लोन 4% में मिल रहा है और आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट 6% दे रहा है, देन इट मेक सेंस बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर डेफिनेटली टेकिंग अ रिस्क, ओके? एंड जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 14% फिक्स्ड इज इम्पॉसिबल। तो क्या ये लोन अभी चल रही है आपकी? नहीं, वो मैंने रीपे कर वो दिया। लोन खत्म कर ली, ठीक है? तो अभी आप डेट फ्री हो? नहीं, एक लोन बचा है। 2,75,000 का लोन लिया था एक्सिस से, और वो लोन लिया था एजुकेशन लोन को रीपे करने के लिए। अच्छा। एंड थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी चाहिए था।
ओके, तो आपने एजुकेशन लोन कौन से टाइम पे लिया था? मैंने लिया था 2014 में। सही है, आपने खुद का एजुकेशन खुद स्पॉन्सर किया। यस। वेरी नाइस। तो एजुकेशन लोन का परसेंटेज कितना है? वेरिएबल है 12 to 13। हाँ, आपका ये जो पर्सनल लोन है वो कितने में था? ये था 11.5। सबसे पहले तो आप एजुकेशन लोन में जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आपने क्यों वो पर्सनल लोन, मतलब इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम पड़ेगा अगर 2.5 लाख रुपए का ही लोन है, और उसमें प्रोसेसिंग फी भी होगी पर्सनल लोन का। कितना था प्रोसेसिंग फी? 4,500 का। सो एंड में आपका कुछ फायदा हुआ इससे? कैलकुलेट नहीं किया एक्चुअली, पहले ये सब सोचते ही नहीं थे। मत लो ना, आई डोंट थिंक, देखिए लोन कन्वर्ट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, बट आप हमेशा ये कैलकुलेट कीजिएगा कि 2%, अगर कोई 13% में आपका एग्जिस्टिंग लोन है और 11% में आपको मिल रहा है, तो आप वो 2% का आपका सीधा बेनिफिट नहीं होगा, आपका प्रोसेसिंग फी होगा, फिर आपको ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसमें क्या टैक्स बेनिफिट है क्या, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग एंड प्लानिंग टू शिफ्ट योर लोन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर और फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर, ऑलवेज डू एवरी मैथ, सब कुछ पेपर में लिखो, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके लोन के साइजेस छोटे हैं तो 1-1.5% से ना ज़्यादा फायदा होगा ही नहीं। तो अभी आपका जो एजुकेशन लोन को जिससे आपने पर्सनल लोन में कन्वर्ट किया है, बस वही लोन चल रहा है, राइट? अभी वही चल रहा है। ठीक है, उसका कितना है आपका EMI? उसका 10,000। तो फिर आप सेव क्यों नहीं कर पा रहे? आप बोल रहे हो कि इमरजेंसी फंड बना नहीं पा रहे, सेव नहीं कर पा रहे, आपकी तो 2 लाख की इनकम है, 10,000 का लोन है, तो कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि अभी जैसे डेट फ्री एक प्लान है ना, हाँ। तो वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ तो एक लोन मैंने रीपे कर दिया है, उसके बाद अब एक और लोन है। हाँ। और इन आने वाले 3 मंथ्स में पिछले साल के टैक्सेस भी पे करने हैं। अच्छा, तो वो उसके लिए भी मुझे पैसे रखने हैं। तो ये 2 लाख प्री टैक्स है, राइट। तो आफ्टर टैक्स कितना बनेगा आपका? आफ्टर टैक्स अराउंड 1.5 लाख। तो आपने क्या पिछले साल के जितने भी टैक्स वैक्स भरने थे वो हर महीने आप सेव कर रहे थे? नहीं। तो आपको वही वो टैक्सेस के लिए आप बचा रहे हो, और ये कब टैक्स पे करना है आपको? अभी अप्रैल एंडिंग में फॉर्म निकलेगा, तो फिर अच्छा। सीए कैलकुलेट करके बताएंगे कितना देना है। ठीक है, तो अभी आप कुछ इन्वेस्ट वगैरह करते हो? हाँ, अभी सिस्टमेटिक नहीं है कि मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे लास्ट मंथ मार्च में पूरे साल में कुछ भी नहीं किया था टैक्स के लिए। हाँ। ना सेव किया था और ना ही टैक्स बचाने के लिए कुछ किया था। सो आई इन्वेस्टेड एट वंस 1 लाख रुपए ELSS में डाल दिए 4 अलग अलग। ओके। फिर 25,000 रुपये इसमें डाल दिए निफ्टी में, SBI इंडेक्स फंड में। तो वो सिस्टमेटिक नहीं है। बाकी एक चीज़ सिस्टमेटिक है जो हर महीने 10,000 की RD जाती है, वो भी पापा ने बोल के कराया कि एक RD चालू कर, कुछ तो डाल उसमें। हाँ। तो वो 10,000 की RD कुछ 6 महीने पहले चालू की है। मैं एक सोल्यूशन देना चाहूँगा इसका, अगर आप महीने के पहले 5 दिनों में ही अगर आप 20 या 30,000 रुपये अलग से रखो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर जो भी पैसा बचेगा उसमें आप चला पाओगे? चला पाऊंगा। चैलेंज ये है कि ऑर्गेनाइज नहीं हो अभी आप, यू हैवंट ऑटोमेटेड एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, सो ट्राई टू ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। आप बोल रहे हो आप इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, जस्ट स्टार्ट एन SIP फॉर दैट। सिमिलरली साल का अगर आपको 1.5 लाख रुपए आपको 80C में डालना है, तो जो भी आपका प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट है, PPF हो गया या फिर आपका म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आप हर महीने की एक फिक्स डेट में आप उसको ऑटो डेबिट करवा दो, ताकि आपके हाथ में ही नहीं रहे वो पैसा। सेकंड, जो लोन पेमेंट है उसमें भी आपको जो EMI है उसको आप प्रीपे करने लगो। तो आप ये मत समझो कि 10,000 रुपए की EMI है, आप ये समझो कि ये 20,000 रुपए की EMI है, ताकि आपका लोन जल्दी खत्म हो जाए। बिकॉज you have all the resources to invest and clear off your loans faster. You are earning enough. Then that 10,000 rupee RD, right? That should ideally be 15,000-20,000 rupees. The reason why I'm telling you is skill set wise you're in a high demand environment. Yes. But जो आप जिस space में हो वो बहुत volatile है. It's still emerging, right? So it is also driven by a lot of FUD. Fear, uncertainty, doubt क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है, आपको तो पता ही है, डे 1 से देख डे 1 से ज़्यादा ही है। तो इसीलिए आपका तो इमरजेंसी फंड ज़्यादा ही होना चाहिए। तो आपके अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपको 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट में वो सेविंग्स आपके पास होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ रखे इमरजेंसी फंड? रिकरेंट डिपॉजिट आपका सही चल रहा है, या फिर आप उसको FD में डाल दो। बेसिकली व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट एन इमरजेंसी फंड, यू शुड ओनली कंसिडर 2 थिंग्स। फर्स्टली, इट शुड बी एक्सट्रीमली सेफ। तो स्टॉक मार्केट वगैरह में नहीं डालना चाहिए, राइट, बिकॉज इट्स वॉलेटाइल। क्रिप्टो में भी नहीं डालना चाहिए। एंड सेकंड इज इट शुड बी वेरी लिक्विड। अगर आपको पैसा चाहिए तो 2 या 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाने चाहिए। तो अभी आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह है मेरे लिए? अब आने वाले टाइम में 3 बड़े बड़े खर्चे आने वाले हैं। कार इतना बड़ा नहीं है, बट एक वेडिंग है और एक हाउस है। हाँ। तो
अभी इमरजेंसी फंड भी रेडी नहीं हुआ है एंड शादी अब करनी है आने वाले 1-1.5 साल में, तो ये एक्सपेंसेस के लिए मैं पैसे कैसे, क्या शुड आई लोन देम आउट और शुड आई सेव एंड देन स्पेंड दीज? सबसे शॉर्ट टर्म, सबसे जल्दी कौन सा गोल आ रहा है? सबसे जल्दी तो शादी आ रही है कितने टाइम में? 1.5 साल में। कितने लगेंगे? 1-1.5 साल में अराउंड 12-15 लाख। तो फिर तो आपको अगले 1-1.5 साल में अपने मज़े वाले खर्चे बहुत कम करने पड़ेंगे और पूरा का पूरा पैसा सेव ही करना पड़ेगा। आपके लिए 12 लाख रुपए जमाना 1.5-2 सालों में इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप महीने के 50,000 रुपये की आरडी में भी आप 12 लाख सेव कर रहे हो, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा। तो आप क्यों फिर लोन लेने का सोचोगे? लोन लोगे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे जॉब मार्केट में, क्योंकि आपकी जॉब सिक्योर भी नहीं है इतनी, नहीं है। तो आपको क्यों एक और लोन लेना है? आई वुड रिकमेंड कि यू शुड ओनली फर्स्ट फिगर आउट हाउ मच यू कैन सेव, कहाँ से कट कर सकते हो, और उसके बाद आपको 50-60 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से तो सेव करना चाहिए। और आप कर भी सकते हो। उसका रीज़न पता है क्या है? आपका रेंट बहुत कम है। आपका रेंट आपके इनकम के हिसाब से 10% से भी कम है। आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बड़े कम है। आप खाने का भी कुक लगा दोगे, आपके उसमें भी खर्चे बच जाएंगे। कटने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियरली कट सकती है। हाँ। तो इधर ही बैठे बैठे ही हमने 20-30 हज़ार रुपये बचा लिए, तो आपकी तो शादी सॉर्टेड है। आई डोंट थिंक इतना इशू होना चाहिए। आपको बस अभी 2 साल कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइफ की बिगेस्ट परचेज, एक घर लेना है। हाँ। तो अब घर तो कैश पे लेना बहुत मुश्किल है, फिर घर के लिए कैसे प्लान करें? 20-30% आपको डाउन पेमेंट करना है, ठीक है? उसके लिए आपको सेव करना है। तो शादी वादी के खर्चे के बाद आप सेव करते रहो। आप अपनी इंडेक्स फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका 20-30% जो अमाउंट है वो आपके हाथ में हो। उसके बाद जो आपका जो EMI रहेगा, दैट EMI शुड बी लेस देन 30-40% ऑफ योर इनकम। आपके केस में बोलूँगा कि 25% से कम होना चाहिए, बिकॉज आपकी जॉब सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, राइट? तो लेस देन 25-30% ऑफ योर इनकम शुड बी योर EMI, ठीक है? एंड ट्राई टू क्लोज इट विद इन 20 ईयर्स। देखो यही तरीका है घर खरीदने का। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, आज के दिन जैसे 13,000 रुपए का रेंट है, ठीक है? इस घर का प्राइस कितना होगा? 50-60 लाख। 50-55 लाख। तो उसकी EMI कितनी होगी? 40-50 हज़ार रुपए, ठीक है? अगर आप एक चीज करो कि आप इसी में कंटिन्यू करते रहो, ठीक है? आज के दिन 13,000 रुपए आपका रेंट है, EMI है 40,000। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहो, तो 10 साल में ये घर का एटलीस्ट 50% अमाउंट आप सेव कर लोगे। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ। तो अब जैसे हमने सोचा कि जॉब से तो मुश्किल है, या फिर 20 साल उसकी EMI देनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जिनकी जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इसमें आई वांट टू बिल्ड अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एंड आई हैव 2 ऑप्शंस कि रादर बिल्ड अ बिजनेस और स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। YouTube is also a business only. The only thing that you have to ask yourself कि इन दोनों में से दोनों ही डिफिकल्ट होने वाला है, दोनों ही बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, ठीक है? कौन सी चीज़ में मैं ज़्यादा स्किल्ड हूँ और कौन सी चीज़ में ज़्यादा टाइम तक कर सकता हूँ। बट या दैट्स ट्रू, वॉट यू सेड इज़ वेरी राइट कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाय अ हाउस ऑन कैश विथ अ जॉब। लाइक मोस्ट ऑफ द मिलियनेयर्स इन US मेड मनी बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप 50-60 साल की उम्र में इन्वेस्ट करके आप मिलियनेयर बन सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड वे। बिजनेस बेसिकली गिव्स यू एन ऑप्शन टू डू दैट इन लेस देन 10-15 ईयर्स। तो वो इसीलिए बहुत लोग करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हायर ROI इज ऑल्सो हायर। ऑल इन ऑल आप काफ़ी सॉर्टेड हो, ठीक है? आपकी इनकम अच्छी है, ठीक है? तो आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम करने हैं, सेविंग शुरू कर देनी है, और वो सेविंग से एक पार्ट आपका वेडिंग उसमें चल जाएगा, वेडिंग फंड में जाएगा, और बाकी का पार्ट से आप जल्द से जल्द अपना डेट क्लियर करोगे, ठीक है? बाकी कोई इश्यूज है नहीं इन जनरल, दैट्स व्हाट आई फील, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। थैंक यू अंशुमन, एंड योर इनपुट्स रियली हेल्प मी अ लॉट। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके घर आऊँ और सेम कॉन्वर्सेशन करूँ, तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको जल्द से जल्द भरो, एंड आई विल गेट इन टच विथ यू वेरी सून। थैंक यू एंड गुड बाय।